तो 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वादे के मुताबिक मैंने आपका फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करा दिया। अब क्या, अब बात करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट के बारे में। जी हाँ, आज के इस कंप्लीट लेक्चर में, मिशन फुटप्रिंट वाले लेक्चर में, सारे चैप्टर्स के समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सफर को। कहां से? अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले लेट्स नो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। क्या है आखिर इस चैप्टर में? तो सबसे पहले दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, रिवॉल्व्स अराउंड अ स्मॉल डॉग, एक छोटे से कुत्ते के चारों तरफ घूमता है। क्या नाम है? ट्रिकी। नाम याद रखेंगे, ट्रिकी। हु बिकम्स सीरियसली इल, जो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, ड्यू टू ओवर फीडिंग, बहुत ज्यादा खिलाने की वजह से। ध्यान रखिएगा, फीड मतलब खिलाना होता है और ईट मतलब खाना होता है। ईट तब लगाओगे जब आप खुद खा रहे हो, और फीड मतलब खिलाना। फर्क है ना खाने में और खिलाने में। तो ट्रिकी बीमार हो जाता है, क्यों? ओवर फीडिंग की वजह से, है ना, बाय हिज मिस्ट्रेस, और उसकी मालकिन उसे बहुत ज्यादा फीडिंग कराती, इस वजह से वो बीमार हो जाता है। क्या नाम है भैया मालकिन का? मिसेस पंपरी। शी पैम्पर्स हिम एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा पैम्पर करती है, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती है। एंड इग्नोर्स द वेट्स, और वेट यहां पे एक वर्ड है, वेट मतलब समझ लीजिए जानवरों का डॉक्टर, जानवरों का चिकित्सक। तो वेट की बातों को इग्नोर करती है या उसके एडवाइस को इग्नोर करती है अबाउट प्रॉपर डाइट। वेट कहता है कि उसे प्रॉपर डाइट दीजिए, लेकिन मिसेस पंपरी जो है वो इग्नोर कर देती है डाइट को और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज डाइट देना शुरू कर देती है। डॉक्टर हैरियट, एक और कैरेक्टर है डॉक्टर हैरियट का, टेक्स ट्रिकी टू हिज सर्जरी विदाउट गिविंग हिम एनी मेडिसिन। और डॉक्टर हैरियट जो है ट्रिकी को सर्जरी के लिए लेके जाते हैं बिना किसी मेडिसिन दिए हुए, है ना, विदाउट गिविंग हिम एनी मेडिसिन। एक्चुअली में उसको कोई मेडिसिन दिया ही नहीं गया है। सो इंस्टेड ही कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। ट्रिकी खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, तो डॉक्टर हैरियट जो है ट्रिकी को सर्जरी करते हैं। एक्चुअल में कोई सर्जरी नहीं होता है, कोई दवाई नहीं देते, बल्कि उसकी डाइट को कंट्रोल कर देते हैं। एंड अलाउज हिम टू प्ले विथ अदर डॉग्स, और उसे बाकी के कुत्तों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा ना, कैलोरीज बहुत ज्यादा गेन करेगा। तो कैलोरी को लूज करना जरूरी है। कौन कह रहा है ऐसा? डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है, चिकित्सक है, और वो जानते हैं। ग्रेजुअली और धीरे धीरे ट्रिकी जो है, ट्रिकी रिगेन्स हिज हेल्थ, और अपने सेहतमंद होने लग जाता है। कौन? ट्रिकी। वापस जब डॉक्टर हैरियट उसका डाइट प्लान सही करते हैं, उसको बाकी के कुत्तों के साथ खेलने की इजाजत देते हैं, तो धीरे धीरे ट्रिकी ठीक होना शुरू हो जाता है थ्रू डिसिप्लिन एंड फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी और डिसिप्लिन की वजह से। सो मिसेस पैम्परी बिलीव्स, मिसेस पैम्परी ये मानती है, इट इज अ ट्रम्प। क्या मानती है? ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये सर्जरी की जीत है। दरअसल सर्जरी होता ही नहीं है उस कुत्ते का, ट्रिकी का कोई सर्जरी नहीं होता, बल्कि मिसेस पैम्परी जो है कुत्ते के लिए बढ़िया बढ़िया खाने पीने के सामान, वाइन, विस्की वगैरह भेजते हैं, अंडे भेजती है, जो डॉक्टर हैरियट एक्चुअली एंजॉय कर रहे होते हैं। जो भी सामान मिसेस पैम्परी ट्रिकी के लिए भेजती है, वो सारे के सारा डॉक्टर खा लेता है, और ट्रिकी को बैलेंस डाइट, एक फिक्स डाइट, एक डिसिप्लिन में रखता है, और खेलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए भेजता है। उसका कोई सर्जरी नहीं हुआ यहाँ, समझ रहे हो? दैट्स इट। सो दो इट वाज अ सिंपली प्रॉपर केयर, ठीक ठाक केयर था, एंड डाइट। So the story highlights the harm of over indulgence। बहुत ज्यादा अगर किसी चीज में संलग्न हो ना, तो उससे क्या होता है? ओवर इंडल्जेंस की वजह से, संलग्न होने की वजह से कभी कभी, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। तो आप ये समझिए, संतुलन कायम करना, संलग्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रिकी के केस में भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पे डॉक्टर हैरियट प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान करते हैं, उसे सही तरीके से भोजन देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन मिसेस पैम्परी का मानना यह है कि ये जीत है अपने आप में, ट्रम्प है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, जीत है। किस चीज की? सर्जरी की। लेकिन ट्रिकी सर्जरी होता ही नहीं है, कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन लाओ, चलो देख लो। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ट्रिकी फॉल इल?
वो कुकुर ससुरा का है बीमार पड़ जाता है, ट्रिकिया। तो ट्रिकी फेल इल बिकॉज मिसेस पैम्परी ना बहुत ज्यादा पैम्परी पैम्पर्ड करती है। क्या करती है? शी पैम्पर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा केयर करती है कुत्ते का, ओवर फीड करती है, बहुत ज्यादा खिलाती है। दैट्स व्हाट हिम रिच ऑफ अ फूड लाइक क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें महंगी महंगी चीजें खिलाती है। इस वजह से कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाता है कुत्ते के अंदर, और वो बर्न नहीं कर पाता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने जा रहा है तो कैलोरीज बर्न नहीं होगा तो बीमार तो पड़ेगा। सो शी पैम्पर्ड हिम एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा अत्यधिक पैम्पर्ड कर देती है। एंड फेल टू कंट्रोल हिज डाइट, डॉक्टर तो पहले ही कहता है, वेट पहले कहता है कि इसे एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स मात्रा में, क्वांटिटी में आपको डाइट देना है। लेकिन मिसेस पैम्परी ज्यादा लाड़ दुलाड़ करती है ना, तो खिलाए जाओ। तो दैट्स व्हाट, वो क्या हो जाता है? कुत्ता ओबेसिटी का, मोटापे का शिकार हो जाता है, एंड वीकनेस। सो हिज इलनेस वाज नॉट ड्यू टू डिजीज, उसकी जो बीमारी थी कोई डिजीज नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, बट ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हैबिट्स के वजह से था। सो ट्रिकी इसीलिए बीमार पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर हैरियट क्योर ट्रिकी? डॉक्टर हैरियट ट्रिकी का इलाज कैसे करते हैं? सो डॉक्टर हैरियट क्योर ट्रिकी बाय कीपिंग हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे रखते हैं, एंड अलाउइंग हिम टू प्ले। भैया फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है ना, जब आप चाहते हो कि आपका कैलोरी बर्न हो तो आप दौड़ भाग करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं जाओ खेलने दो इस कुत्ते को, बाकी के कुत्तों के साथ खेलने दो, दौड़ने दो, भागने दो। फिजिकल एक्टिविटी होगा, कैलोरी बर्न होगा, तो अपने आप मोटापा कम होगा। ठीक है, with other dogs, and he did not use medicines, कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई भी चीज इस प्रकार की चीज इस्तेमाल नहीं करते, ना ही कोई सर्जरी होता है इस केस में। सो प्रॉपर फूड कंट्रोल करते हैं, सही से फिजिकल एक्टिविटी है, डिसिप्लिन है, यही सारी चीजें हैं, और इस वजह से ट्रिकी रिकवर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। द थीव स्टोरी, चोर की कहानी। तो क्या है इस कहानी में, पता लगाते हैं। तो एक कैरेक्टर है हरी सिंह, अ यंग थीफ, नया नया चोर बना है। वैसे कहते हैं ना, क्या चोर बनेगा रे तू, तो समथिंग लाइक दैट। सो बी फ्रेंड्स अनिल, अनदर प्रोटोगोनिस्ट। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर, एट द वेरी फर्स्ट प्रोटोगोनिस्ट, एंड दिस इज द सेकंड वन। ये दो मुख्य इस चैप्टर के भूमिका निभा रहे हैं इस चैप्टर में। तो हम जानेंगे किस तरीके से हरी सिंह जो है नया नया चोर है, और कैसे वो अनिल से मित्रता करता है, कैसे उसका मित्र बनता है, एंड अ काइंड ऑफ अ सिंपल राइटर। और अनिल क्या है? अनिल एक साधारण लेखक है जो कहानियां इत्यादि लिखता है, सिंपल सा एक राइटर है। अनिल ट्रस्ट हिम एंड गिव्स हिम शेल्टर, अनिल उसमें विश्वास कर लेता है, भरोसा कर लेता है, और उसे रहने का आवास देता है, अपने यहाँ जगह देता है, और खाने के लिए भोजन। सो वन डे, एक दिन, हरी स्टील्स 600 रुपीज। एक दिन हरी जो है अनिल के 600 रुपए चुरा लेता है फ्रॉम अनिल एंड रन्स अवे, और भाग जाता है। अब क्या होता है देखिए, हाउ एवर ही फील्स गिल्टी, लेकिन उसे पछतावा महसूस होता है, उसे गिल्टी महसूस होता है, बिकॉज अनिल हैड बिन टीचिंग हिम, क्योंकि अनिल उसे पढ़ा लिखा रहा था। अपने घर पे रखने के साथ साथ, उसे भोजन देने के साथ साथ अनिल उसे पढ़ाना लिखाना भी चालू कर दिया था। और आगे देखते हैं। So to read and write, so realizing the value of education, एजुकेशन का वैल्यू देख करके वो चोर जो है, कौन? हरी सिंह। तो एजुकेशन का वैल्यू जो है हरी सिंह देख करके, एंड ट्रस्ट, और उसके विश्वास को, ही रिटर्न्स, वापिस उस पैसे को दे देता है। अनिल साइलेंटली फॉरगिव्स, और अनिल भी कुछ वहां पे नहीं दिखाता है, नहीं जताता है, प्रकट नहीं करता है, और उसको शांत तरीके से माफ कर देता है। एंड कंटिन्यूज टू हेल्प हिम, और लगातार उसकी मदद करता रहता है। सो द स्टोरी शोज द पावर ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पे कहानी से हमें पता लग रहा है दयालुता कितनी शक्तिशाली है। अगर आप किसी पे इस तरीके से दयालुता दिखाते हो, काइंडनेस दिखाते हो, तो वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बदल सकता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ट्रांसफॉर्मेशन की है, कि किस तरीके से अनिल की अच्छाइयों ने, अनिल के विश्वास ने किस तरीके से हरी सिंह को बदल दिया, उसे चोर से एक साधारण इंसान बना दिया। अब इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन, सो व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न द मनी? हरी सिंह ने क्यों पैसे वापस कर दिए? हरी सिंह रिटर्न द मनी, हरी सिंह ने पैसे इसलिए वापस किए बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी। भाई
महसूस तो होगा ना, क्योंकि अनिल उसे पढ़ा लिखा रहा था, वो अनपढ़ था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा था, हरि सिंह के ऊपर, तो उसे गिल्टी महसूस हुआ, बिट्रेइंग अनिल्स ट्रस्ट, और वो अनिल के विश्वास को तोड़ रहा था, भरोसे को तोड़ रहा था, इसीलिए ही रियलाइज दैट एजुकेशन वॉज मोर वैल्यूएबल, और हरि सिंह को यह महसूस हुआ शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है धन से, है ना। इसीलिए उसने चोरी किए हुए पैसे चुपचाप से अनिल के पास, अनिल के तकिए के नीचे ले जाकर के रख देता है। अनिल को हालांकि ये बात पता होता है, लेकिन वो हरि सिंह से कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है, इसलिए क्योंकि अगर वो कह देगा तो हरि सिंह को बुरा लगेगा और वो जा सकता है। लेकिन अनिल कंटिन्यू उस पर अपनी काइंडनेस दिखाता रहता है, उसे पढ़ाता लिखाता रहता है, और इस तरीके से हरि सिंह जो है ट्रांसफॉर्म होकर के एक अच्छा इंसान बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अनिल शो हिज ट्रस्ट इन हरि? अनिल किस तरीके से हरि में अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास दिखाता है? सो अनिल ट्रस्टेड हरि, अनिल ट्रस्ट करता है हरि को बाय गिविंग हिम शेल्टर, रहने का आवास देता है, एंड मनी, और पैसा भी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है, विदाउट सस्पिशन, बिना शक किए हुए, बिना, हाँ, इवन आफ्टर नोइंग अबाउट द थेफ्ट, अनिल को पता लग जाता है कि हरि सिंह ने पैसे चुराए, इसके बावजूद भी वो उसको रहने का आवास देता है, जगह देता है, एंड ही डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, और उसे डांटता भी नहीं है, क्योंकि अगर उसे डांटेगा या बोलेगा भी तो हरि सिंह को बुरा लग सकता है और वो चाह सकता है, तो इसलिए अनिल उसे कुछ नहीं कहता है। इंस्टेड ऑफ दैट ही कंटिन्यूड, और इसके बजाय वो लगातार उसे पढ़ाता रहता है, सिखाता रहता है, ताकि वो पूरी तरीके से बदल जाए, शोइंग फेथ इन हिज रिफॉर्म, और वो दिखाता है कि जो मैं सुधार कर रहा हूं उसमें उसको विश्वास होता है कि तुम एक दिन जरूर सुधरोगे। द नेक्स्ट चैप्टर, मिडनाइट विजिटर। चैप्टर के नाम से पता चल रहा है मिडनाइट विजिटर, आधी रात का आगंतुक, है ना। तो चलिए देखते हैं। ऑजिबल, a secret agent. Again, Ozible is one of the great protagonists of this chapter. इस चैप्टर का मुख्य अदाकार कह लो, भूमिकाकार कह लो, जो कह लो, है ना। तो Ozible जो है मुख्य प्रोटोगोनिस्ट है, मेन रोल प्ले कर रहा है। कौन है भैया? एक सीक्रेट एजेंट है। इज विजिटेड बाय अ राइवल स्पाई, और होता क्या है कि अपने प्रतिद्वंदी स्पाई, जासूस, उसके यहां विजिट करता है, जिसका नाम क्या है? मैक्स। मैक्स हु वांट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और मैक्स किससे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहता है? ऑजिबल से। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैक्स जो है वो ऑजिबल को मारने आया था या ऑजिबल मैक्स को मारने गया था। तो यहाँ पे मैक्स जो है सेकेंड कैरेक्टर है, वो भी एक स्पाई है, लेकिन ऑजिबल जितना नहीं है। ऑजिबल विट ऑफ माइंड है, बहुत चतुर है और बहुत ज्यादा तेज है, चालाक है, समझ रहे हो? हाँ। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो मैक्स है वो ऑजिबल के पास जाता है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए। चलिए आगे। सो ऑजिबल रिमेन्स काम। जब मैक्स बंदूक तान करके ऑजिबल के समक्ष आ जाता है, तब उस समय ऑजिबल बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल डरता नहीं है, घबराता नहीं है ना। एंड बड़ी चातुराई से, बड़े क्लेवर तरीके से क्या करता है वो? क्लेवरली इन्वेंट्स अ स्टोरी, और एक कहानी गढ़ता है। ऑजिबल एक कहानी गढ़ता है। चलिए क्या कहानी गढ़ता है? अबाउट अ बैल्कनी, और वो कहता है कि देखो इस जिस फ्लोर पे हम हैं, इस फ्लोर के साथ जो दरवाजा है उस तरफ जो बैल्कनी है ना, वहां एक बैल्कनी है। इस तरीके से कहानी बनाता है कि आउटसाइड में एक बैल्कनी है, एंड हिज रूम, उसके कमरे के बाहर। जस्ट देन, तभी वेटर नॉक्स, तभी कमरे का दरवाजा एक वेटर खटखटाता है। क्या करता है? एक वेटर कमरे का दरवाजा खटखटाता है, ऑन द डोर। तो तभी ऑजिबल एक और कहानी जब तक गढ़ चुका है कि भाई मेरे यहां आने के बाद पुलिस वाले जरूर आएंगे मुझे ढूंढते हुए। तो मैक्स, अगर तुम यहाँ रिवॉल्वर ताने हुए मेरे ऊपर हो तो पुलिस तो तुम्हें देख लेगी, और फिर तुम क्या करोगे? पकड़े जाओगे। तो ऐसा करो कि दरवाजे पे जब पुलिस आई हुई है तो तुम वो सीक्रेट विंडो पे चले जाओ। कुछ ऐसा ही होता है। सो फियरिंग फ्रॉम पुलिस के डर से मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो। वो जाता तो खिड़की पे है छुपने के लिए, लेकिन वहां खिड़की हो तब ना, वो सीधा नीचे। थिंकिंग देयर इज अ बैल्कनी, वो ये सोचता है कि भैया वो बैल्कनी है, एंड फॉल्स, और गिर जाता है और कहानी खत्म। सो देयर वाज नो बैल्कनी इन रियलिटी, वास्तविकता में कोई बैल्कनी नहीं था। ये ऑजिबल इंस्टेंटली ये कहानी गढ़ता है मैक्स के सामने अपनी जान बचाने के लिए।
क्योंकि ऑजिबल को पता था कोई ना कोई डोर नॉक करने आएगा, मैंने वैसे भी वेटर को ऑर्डर दिया है वाइन के लिए, तो वो आएगा ही आएगा। और मैं, चूंकि मैक्स को पता नहीं, तो मैं कहानी बनाऊंगा कि पुलिस आई है और वो डर से छुपने जाएगा उस सीक्रेट बैल्कनी में जहां कोई बैल्कनी है ही नहीं। नाउ thinking there is a balcony and he falls, means Max falls. So there was no balcony at all in reality. So Ozible intelligence, Ozible की जो बुद्धिमत्ता है, जो होशियारी है, जो चालाकी है, saves him without violence. बिना लड़े ही दुश्मन को उसने ढेर कर दिया। So the story highlights wit over physical strength. यहाँ पे क्या है? wit over physical strength. जी हाँ, एक ऐसी चालाकी, एक ऐसी होशियारी जो शारीरिक शक्ति के ऊपर भारी पड़ती है। तो यहाँ पे जो ऑजिबल का विटी माइंड, इंस्टेंटली सोचने वाली जो बुद्धि है, इससे वो अपनी जान बचाता है और अपने शत्रु को भी खत्म कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड ऑजिबल आउट स्मार्ट मैक्स? किस तरीके से ऑजिबल जो है मैक्स से भी ज्यादा चतुर है। तो कहानी में तो समरी में तो पता चल ही गया कि उसने मैक्स, जो दूसरा स्पाई है, उस स्पाई को उसने बेवकूफ बना दिया। हालांकि स्पाई दोनों ही है, लेकिन ऑजिबल का जो लेवल ऑफ स्पाइनेस है वो मैक्स बहुत पीछे है उसके मुकाबले में। सो ऑजिबल ट्रिक बनाता है, ट्रिक से फंसाता है मैक्स को बाय इन्वेंटिंग अ न्यू स्टोरी और बाय कुक्ड अप स्टोरी और अ फॉल्स स्टोरी, एक झूठी कहानी से, अबाउट अ बैल्कनी, कि भैया एक बैल्कनी है, ठीक है। व्हेन द वेटर नॉक्ड, और जब वेटर दरवाजा नॉक करता है कमरे का, होटल के कमरे का, ही कन्विंस्ड मैक्स, और वो मैक्स को ये समझा पाने में, पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाने में, अपने झांसे में ले पाने में सफल हो चुका होता है, दैट पुलिस हैड अराइव्ड, पुलिस आ चुकी है, इन पेसिंग और इन पैनिक, सॉरी, और वो घबराहट में मैक्स जंप टू हिज डेथ, और मैक्स जाता तो है वो सीक्रेट बैल्कनी पे, लेकिन सीधा नीचे, और उसकी मौत हो जाती है। Why is Ozible different from typical spies? Ozible जो है बाकी सारे जासूसों से अलग कैसे, क्या कारण है आखिर? तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पे अटेंशन। Why is Ozible different from typical spies? टिपिकल आम जासूसों से Ozible ज्यादा होशियार कैसे है ना? तो सिर्फ यहाँ पे ऑजिबल ही होशियार नहीं है, और भी कुछ लोग होशियार हैं, और जो सारी चीजें देख रहे हैं और आपको दिखा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों? सो पे अटेंशन। तो भैया ऑजिबल डज नॉट लुक लाइक स्ट्रॉन्ग और अ ड्रामेटिक स्पाई। ऑजिबल ना दिखावा नहीं करता कि बहुत बहुत होशियार स्पाई है, बल्कि वो ये भी नहीं दिखाता कि मैं बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग और इस तरीके का स्पाई हूं, बल्कि वो काम रहता है, बिल्कुल शांत खिलाड़ी है वो। एंड नाउ ही अपीयर्स फैट एंड लेजी, और वो बदले में दिखावा करता है कि वो आलसी है, मोटा है। हाउएवर, हालांकि ही इज इंटेलिजेंट, बहुत होशियार है, और बहुत ही ज्यादा शांत रहता है, खासकर ऐसे सिचुएशन में जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अगर कभी प्रेशर ज्यादा है तो शांत रहना है, खासकर पेपर के दिनों में तो बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पैनिक हो रहे हो, कोई समस्या है कोई, तो मारो ना कमेंट में, भेजो क्वेश्चन, कोई क्या दिक्कत है बताएंगे। चलो आगे। प्रूविंग दैट इंटेलिजेंस मैटर्स, और ऑजिबल ये सिद्ध करता है कि भैया इंटेलिजेंस मैटर करता है देन अदर थिंग, देन द अपीयरेंस, दिखावट से ज्यादा क्या मैटर करता है? इंटेलिजेंस। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस चैप्टर का नाम ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है ना, भरोसे का सवाल। तो इसमें से एक सवाल तो भरोसे के लिए मान ही लो कि एक आएगा ही आएगा। जी हाँ, तो फटाफट से तैयार हो जाओ, थोड़ा सा लेक्चर ये लंबा होने वाला है। आई होप कि आप पैनिक नहीं होगे, घबराओगे नहीं, है ना। एक दो दिन और पढ़ना है, बस 15-20 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं, और इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट में पूरा का पूरा फुटप्रिंट विदाउट फिट आपके सामने कंप्लीट रहेगा। और प्यारे बच्चों, कल की क्लास लेना मत भूलना, कल राइटिंग सेक्शन है ना, और साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन भी कवर करूंगा। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में आते हैं। तो हु इज द प्रोटोगोनिस्ट? हॉरेस डैनबी। तो हॉरेस डैनबी जो इज रिस्पेक्टेबल लुकिंग मैन, बहुत ही आदरणीय सम्मानजनक व्यक्ति है, हु सीक्रेटली, जो बहुत ही सीक्रेट तरीके से स्टील्स वंस अ ईयर, जो एक साल में एक ही दो चोरी करता है। समझ रहे हो?
प्रोफेशनल चोर कह लो, तो साल भर में एक ही दो चोरियां करता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल प्लान्ड तरीके से चोरी करता है वो, प्रोफेशनल तरीके से, है ना। और रिस्पेक्टेबल लुकिंग मैन है, बहुत ही इज्जत से, शान से रहता है। नाउ ही प्लान्स टू रॉब अ हाउस, और वो प्लान करता है एक घर में चोरी करने की। नाउ व्हाट मीट्स अ यंग लेडी, और उसकी मुलाकात एक यंग लेडी से होती है, हु क्लेम्स टू बी द ऑनर। कौन है वो? ऑनर है। किस चीज की? वो ये कहती है कि मैं इस घर की ऑनर हूं। नाउ शी ट्रिक्स हिम इनटू, और वो महिला उसे फंसाती है, ट्रिक करती है, किस चीज में? ओपनिंग द सेफ फॉर हर, और ये कहती है वो महिला कि मैं इस घर की मालकिन हूं, तुम मेरे लिए सेफ खोल दो, क्योंकि मैं ज्वेलरी लेना भूल चुकी हूं। एंड नाउ चूंकि चोर ये सोचता है कि अगर मैं ज्वेलरी के लिए इसका सेफ खोल देता हूं तो ये मुझे माफ करने का प्रॉमिस कर रही है और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि इसने मेरा फेस तो देख ही लिया है। अब हॉरेस डैनबी अपनी जान बचाने के चक्कर में, इस खुशी में, वो क्या करता है, अपनी ग्लव्स पहनना भूल जाता है और सेफ को खोल देता है, और महिला ज्वेलरी ले लेती है और बदले में हॉरेस डैनबी वहां से चला जाता है। हॉरेस डैनबी को ये नहीं पता था कि वो महिला भी एक चोर है, और हॉरेस डैनबी से झूठ बोल रही है कि वो इस घर की लेडी है। तो यहां से कहानी बनता है, लेटर हॉरेस इज अरेस्टेड, बाद में हॉरेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिकॉज द वुमेन वॉज ऑल्सो अ थीफ, महिला भी एक चोर थी, है ना। चोर चोर मौसेरे भाई। सो ही रियलाइजेस ही वाज डिसीव्ड, तब उसे पता लगता है अच्छा मेरे साथ तो धोखा हुआ है। किसे? हॉरेस डैनबी को ऐसा पता लगता है। नाउ द स्टोरी टीच दैट क्राइम डज नॉट पे। अब इस कहानी से हमें क्या पता लग रहा है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिल रहा है दैट क्राइम डज नॉट पे। जी हाँ, क्राइम किसी को भी नहीं छोड़ता है, जैसा आप करोगे वैसा आपको भी कोई करेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट वाज हॉरेस डैनबी, व्हाई वाज हॉरेस डैनबी अरेस्टेड, क्यों गिरफ्तार होता है? बता तो दिया, हॉरेस डैनबी के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं सेफ केस पे, बाद में पुलिस उस फिंगरप्रिंट्स को मैच करते करते हॉरेस डैनबी पे घर पे चली जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसने, हॉरेस डैनबी ने सेफ को खोल के दिया था ज्वेलरी के लिए, उस महिला चोर को जिसने ये वादा किया था कि मैं बदले में तुम्हें जाने दूंगी, मैं पुलिस कॉल नहीं करूंगी, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं करूंगी, सिर्फ तुम मुझे ज्वेलरी के लिए सेफ खोल दो। और वो विश्वास कर लेता है, उसे ये नहीं पता होता है कि ये महिला भी चोर है। दैट्स इट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे, क्या क्या संदेश दे रहा है कहानी, क्या संदेश दे रहा है आपको? आप ले भी रहे हो संदेश? नहीं ना, ठीक है बेटा, यहां देख लो। सो द स्टोरी शोज दैट क्रिमिनल्स कैन ऑल्सो बी डिसीव्ड। कहानी हमें ये संदेश दे रहा है कि जो अपराधी है ना, उसे भी धोखा मिल सकता है, उसे भी धोखा मिल सकता है। एंड क्राइम अल्टीमेटली लीड्स टू पनिशमेंट, और जुर्म जो है ना, अंततः आपको पनिशमेंट तो उसका मिलना ही मिलना है। सो इंटेलिजेंस यूज्ड फॉर रॉन्ग पर्पस, अगर आप इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करते हो, अपनी बुद्धिमत्ता का गलत इस्तेमाल करते हो, तो अंततः इसका फल आपको जरूर मिलेगा। दैट्स इट। इस बुक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बुक का नाम भी आप यही देखोगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट। क्या? फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आए ना आए, इसमें से तो हर एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन देगा ही देगा, गारंटेड, गारंटी भैया, गारंटी ले लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समरी, चलो समरी बताता हूं। एक साइंटिस्ट है, नाम है ग्रिफिन, डिस्कवर्स हाउ टू बिकम इनविजिबल। उसे एक क्या मिल जाता है? एक तरीका मिल जाता है, एक खोज कर लेता है कि कैसे अदृश्य हो, है ना। अदृश्य होने के उसे एक फॉर्मूला मिल जाता है, किसे? ग्रिफिन को। ही इज द मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज डिस्कवरी फॉर गुड, बजाय के अपनी खोज को सही चीजों में प्रयोग करने के बजाय, ही मिसयूज इट, और इसका वो गलत उपयोग करता है, या यूं कह लो दुरुपयोग करता है। सो फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए, एंड रिवेंज, और बदले के लिए। सो ही क्रिएट्स कैओस इन लंदन, लंदन में पूरी तरीके से उथल पुथल मचा देता है। एंड आइपिंग, आइपिंग भी एक जगह। सो इवेंचुअली, अंत में, ही बिकम्स वायलेंट, और बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, एंड लॉलेस, और कानून
को मानता ही नहीं है, कानून को मिनट मिनट पे तोड़ता रहता है। फाइनली ही इज बिटन टू डेथ, और लास्ट में उसको इतना मारा जाता है लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा इतना पीटा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सो द स्टोरी शोज दैट, कहानी से हमें ये पता लगता है दैट मिसयूज ऑफ साइंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, विज्ञान का दुरुपयोग बर्बादी लाता है ना। चलो लेट्स सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रिफिन मिसयूज द इन्वेंशन? ग्रिफिनवा काहे अपनी खोज का गलत उपयोग करता है, काहे दुरुपयोग करता है, देख लो। सो ग्रिफिन मिसयूज हिज इनविजिबिलिटी पावर, अदृश्य होने की शक्ति का दुरुपयोग करता है, बिकॉज ही वाज सेल्फिश, क्योंकि वो स्वार्थी था, एंड लॉलेस, और कानून को नहीं मानता था। ही लैक्ड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझता था। हर एक इंसान की अपनी कुछ ना कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसे हर किसी को समझना चाहिए। एंड यूज साइंस फॉर पर्सनल गेन, और विज्ञान का कैसे प्रयोग कर रहा होता है, अपने निजी फायदे के लिए, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द सोसाइटी, बजाय के समाज को मदद करने की। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी टीच अबाउट साइंस? जी हाँ, कहानी हमें विज्ञान के बारे में क्या बताता है? सो द स्टोरी टीच दैट साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो वैज्ञानिक खोज है ना, मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका प्रयोग, वैज्ञानिक खोज का प्रयोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए, विदाउट मोरल वैल्यूज। अगर उसमें कोई नैतिकता नहीं है, उसमें इस प्रकार की चीज नहीं है, तो साइंस कैन बिकम, विज्ञान जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। लाइक यू हैव सीन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा है द अटैक्स बाय अमेरिका ऑन जापान, स्पेशली हिरोशिमा एंड नागासाकी। ओके, इट वाज वेरी वेरी डिजास्ट्रस। तो अगर विज्ञान का दुरुपयोग होगा तो इस प्रकार की भयानक जो है कि बर्बादी, तबाही आएगी। प्यारे बच्चों, नींद को भगाते रहो। चलो, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ रिचर्ड ब्राइट और एब्राइट। ये कहानी रिचर्ड एब्राइट के बारे में। अ क्यूरियस चाइल्ड, एक बहुत ही ज्यादा उत्सुक बच्चा, who later becomes a famous scientist, और आगे चल करके एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है। His mother encouraged his interest in science, उसकी माता जी जो है विज्ञान में उसकी रुचि को बढ़ाती है। He collected butterflies, तरह तरह की तितलियां इकट्ठा करता है सारे, and conducted experiments on them, और उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता है। Gradually he won science fairs, और फिर वो एक साइंस मेले में बहुत बड़ा इनाम जीतता है, स्कॉलरशिप जीतता है। His curiosity and hard work, और उसकी जो उत्सुकता होती है और कड़ी मेहनत होती है, made him successful, और उसे सफल बनाती है। So the chapter highlights dedication, पार्ट जो है हमें मेहनत और डेडिकेशन के बारे में बताता है, एंड प्रिजर्वेंस, और लगातार किसी कार्य को करने के विषय में बताता है कि अगर आप किसी कार्य को लगातार किसी शिद्दत से, मेहनत से करेंगे ना, तो जरूर एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो हाउ डिड एब्राइट डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस? एब्राइट कैसे डेवलप करता है अपनी इंटरेस्ट को विज्ञान में? तो एब्राइट की माँ उसे एनकरेज करती है टू रीड एंड एक्सप्लोर नेचर, कि भैया वो प्रकृति को देखे, समझे और पढ़े, और उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करे। सो कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, और तितलियों को इकट्ठा करना, लेड हिम टू साइंटिफिक, और इसी से उसे वैज्ञानिक खोज, रिसर्च करना का मौका मिला। हिज क्यूरियोसिटी, और जो उसकी उत्सुकता थी, मोटिवेटेड हिम टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, और ये चीज जो है उसे और मदद किया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज मेड एब्राइट सक्सेसफुल? ऐसी कौन सी चीजें थी, कौन से गुण थे जिससे एब्राइट कामयाब बना? सो द क्यूरियोसिटी एंड हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड सपोर्ट फ्रॉम हिज मदर। अपनी माँ के सपोर्ट के बिना वो कामयाब नहीं हो पाता। तो माँ का मुख्य सपोर्ट था, उसका खुद का डेडिकेशन, डिसिप्लिन और क्यूरियोसिटी। सो मेड हिम अ सक्सेसफुल पर्सन। ही वाज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरीथिंग, एंड ही डीपली ऑन हिज गोल्स, एंड ही फोकस्ड डीपली ऑन हिज, उसने बहुत अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य को साधा। एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, और कभी भी अध्ययन करना, ज्ञान लेना, ज्ञान अर्जन करना नहीं छोड़ा। द नेक्स्ट वन इज द नेकलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलो हैव अ लुक।
हो सो माटिल्डा लॉजल, one of the main protagonists of this chapter, Matilda Loisel, dreams of luxurious life. जी हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेरा भी जीवन बहुत ऐस मौज वाला हो, बढ़िया हो, सारी चीजें हो। तो माटिल्डा जो है, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है नेकलेस में, वो भी ऐसे लग्जरियस लाइफ चाहती है, विलासिता का जीवन, आराम का जीवन, सारी की सारी सुविधाएं हो, नौकर चाकर हो, बढ़िया बढ़िया चीजें हो, इस प्रकार की चीजें हो, है ना, विलासिता भरा जीवन। शी बोरोज अ नेकलेस। दरअसल माटिल्डा जो है अक्सर अपने पति से क्या दूर दूर रहती है, या ये कह लो कि हमेशा उसे टॉन्ट करते रहते कि तुम इतना कम कमाते हो, कम पैसा अर्न करते हो, इस वजह से हम गरीबी में रह रहे हैं, एक कमरे के घर में रह रहे हैं। तो हमेशा इस तरीके से हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें होती रहती है। और चूंकि ये एक लेवल ऑफ इकोनॉमी को दर्शा रहा है कि भैया किस तरीके से उसका हस्बैंड जो है उतना ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस नहीं है, और किस तरीके से माटिल्डा अपने पति को मिनट मिनट पे दूसरों के कंपैरिजन में खड़े कर देती है और कहती है कि तुम तो ये भी नहीं दिला पा रहे हो, ड्रेस भी नहीं दिला पा रहे हो, इस तरीके से। नाउ व्हाट हैपेंस, माटिल्डा एक बार अपनी किसी दोस्त से, सहेली से एक नेकलेस उधार लेती, अटेंड अ पार्टी, कि भैया एक पार्टी अटेंड करना है, बस एक नेकलेस दे दो और पार्टी अटेंड करके मैं वापस कर दूंगी, है ना। क्योंकि उसके पति इतना अमीर तो होता नहीं है, लेकिन उसका पति बहुत सेटिस्फैक्टरी पर्सन होता है। वो कहता है कि माटिल्डा हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। लेकिन माटिल्डा इस बात को नहीं समझती है। तो एक बार ऐसे किसी पार्टी में जाना होता है, तो माटिल्डा अपनी किसी सहेली से एक नेकलेस उधार ले लेती है, लेकिन वो नेकलेस खो जाता है। जी हाँ, वो नेकलेस खो जाता है। अब कहानी में यहीं से ट्विस्ट है। सो शी एंड हर हस्बैंड, और वो और उसका पति, बोरो मनी टू रिप्लेस, उधार ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे। माटिल्डा बर्तन मांज मांज के, नौकरानी का काम कर करके, उसका पति भी एक्स्ट्रा वर्क करके और अलग अलग काम करके इस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, और तब जाकर के 10 सालों में वो नेकलेस का पैसा वापिस कर पाते हैं। मेरे हिसाब से द नेकलेस का नाम होना चाहिए नौलखा हार, ठीक है। तो ये नौलखा हार जो है माटिल्डा ले तो लेती है, लेकिन वो लोग इतना गरीब होते हैं कि खोने के बाद उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसे वापस कर दे। तो उनकी आधी जिंदगी उस नेकलेस को के लिए पैसा कमाते कमाते गुजर जाता है। माटिल्डा जवान से बूढ़ी हो चुकी होती है। समझ लो कहानी को, कितना गजब है। उस कर्ज को निभाते निभाते बाद में माटिल्डा को पता लगता है, शी लर्न्स द नेकलेस वाज फेक, और उसे पता लगता है नेकलेस नौलखा नहीं था, वो आर्टिफिशियल था, ठीक है। आर्टिफिशियल नेकलेस के लिए उसने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी, है ना। एंड द स्टोरी शोज, तो यहीं से कहानी में हमें पता लगता है द डेंजर ऑफ प्राइड एंड मटेरियलिज्म। भैया दिखावा और भौतिकतावाद इंसान को ले डूबता है। इसीलिए जो भी है, जितना है, उतने में सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरों से अपनी झूठी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि भाई वो नेकलेस पहन रहा है, वो बढ़िया ड्रेस पहन रहा है, तो हमें भी, है ना। बहुत अच्छी कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन माटिल्डा को कौन समझाए, है ना। नौलखा पहनना है, बाद में नौकरानी बनना है। लेट्स गो टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड माटिल्डा सफर फॉर 10 years? 10 वर्षों तक माटिल्डा क्यों तिल तिल करके सफर करती, क्यों जूझती है। हाँ, तो नेकलेस खोए हो तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो शी रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, खोए हुए नेकलेस के पैसे चुकाने के लिए वो घर घर जाके काम करती है। जब उसकी शादी हुई होती है तो काफी यंग सुंदर होती है वो, लेकिन उस समय उसे अपने पति का वैल्यू नहीं होता है, उसे डाउट करती है, वो लैविश लाइफ चाहती है, मटेरियलिज्म चाहती है। तो जब उसने नेकलेस को खो दिया तो उसका पैसा चुकाने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा था, सो कॉस्टली वन विदाउट टेलिंग द ट्रूथ, है ना। सो शी रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, खोए हुए नेकलेस का पैसा चुकाने के लिए, विद द कॉस्टली वन, महंगी चीज के साथ, विदाउट टेलिंग द ट्रूथ, बिना सच बताए हुए। सो टू रिप्ले लोन्स, और लोन को रिपे करने के लिए, शी लिव्ड इन पॉवर्टी, और वो गरीबी में जीती है फॉर 10 years, 10 वर्षों तक। उसने अपनी सहेली से मांगा तो था नेकलेस, लेकिन वो ओरिजिनल वाला ना दे करके आर्टिफिशियल वाला देती है ना, और वो खो देती है। लेकिन जब वो पैसे देने जाती है अपनी सहेली को, तो कहती है अरे वो तो आर्टिफिशियल था, दैट वाज नॉट रियल वन। तो इसी से पता लगता है हर प्राइड, जो उसका घमंड है, उसका घमंड कॉज अननेसेसरी सफरिंग। उसके घमंड नहीं, उसके मटेरियलिज्म नहीं, है ना, उसके लैविश लाइफ स्ट्रक्चर नहीं उसको ले डूबा और उसे रानी से नौकरानी बना दिया।
सो व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? क्या व्यंग है इस कहानी में मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप व्यंग देख रहे हो? व्यंग है ना, चलो देखते हैं। सो द आयरनी इज दैट द ओरिजिनल नेकलेस, व्यंग ही है कि ओरिजिनल नेकलेस एक्चुअली फेक था। ऑल हर हार्डशिप्स, जितनी भी उसने मेहनतें की थी, वॉज अननेसेसरी, बेकार गया। सो इफ शी हैड टोल्ड द ट्रूथ, अगर उसकी सहेली ने उसे सच बता दिया होता, शी कुड हैव अवॉइडेड सफरिंग, वो फिर मेहनत ही नहीं करती। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, सच बात बताऊं मैं? सच सुनना चाहते हो? बोली एक क्वेश्चन ना है ना इसमें से तो चैनल बंद कर दूंगा, गारंटी दे रहा हूं इस बात की। ले लो भाई, चलो। सो भोली इज सिंपल एंड नेग्लेक्टेड गर्ल। भोली जो है एक सिंपल सी लड़की है, 3-4 बहनें हैं, सबसे छोटी है। बचपन में उसे चिकन पॉक्स हो गया था, चारपाई से भी गिर गई थी। रामलाल की चौथी बेटी है ना। और चिकन पॉक्स की वजह से वो हकलाती भी है, तुतलाती भी है, सही से बोल नहीं पाती, थोड़ी सी अगली भी दिखती है। एंड मॉक्ड फॉर हर स्टैमरिंग, और जब वो हकलाती तो लोग बाग उसे चिढ़ाते भी है। तो होता क्या है कि गांव में एक स्कूल खुलता है। तो गांव के जो सरपंच है वो उसके पिता, भोली के पिता से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई गांव में स्कूल खुला है और तुम ही अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हो तो गांव के लोग कैसे भेजेंगे? तो उसके पिता कहते हैं बात तो सही है। तो फिर अगले दिन भोली के पिता उसकी माता जी से कहते हैं कि इसे तैयार कर दो और इसे मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगा। तो भोली को तैयार किया जाता है। पहली बार जीवन में भोली को नहाया जाता है, थोड़ा साफ सफाई, कंगे वंगे किए जाते हैं। उसकी बड़ी बहन का फ्रॉक उसे दिया जाता है पहनने के लिए। भोली बड़ा खुश हो रही होती है कि आखिर क्या चक्कर है आज। तो लेके जाते हैं, उसके पिताजी उसका हाथ पकड़ते स्कूल छोड़ के आते हैं। तो भोली को कक्षा में छोड़ करके आते उसके पिताजी। फिर उस टीचर उससे पूछती है क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तो चूंकि तो वो हकलाती थी तो वो बोलती भा भा भो भो और रोने लग जाती है। फिर उसकी टीचर उसे शांत कराती है, प्यार करती है। फिर भोली को लगता है कि नहीं चलो मेरे ही एज के सब बच्चे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए उनमें हिल मिल जाती है और फिर वो दीवारों पे लगे हुए फोटोज वगैरह देखती है। फिर धीरे 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 भोली को स्कूल अच्छा लगने लगता है। तो ये तो था यहाँ तक भोली की कहानी। फिर भोली आगे पढ़ते 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 यंग हो जाती है। अब आती है भोली की शादी। इस कहानी में ट्विस्ट यहीं पे है। तो होता क्या है, चूंकि भोली थोड़ी सी अगली होती है ना दिखने में, तो कोई सुंदर वर तो मिलता नहीं है। तो एक ऐसा वर तलाशा जाता है जो ऑलरेडी क्या शादीशुदा है और उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। अक्सर ऐसा होता है, मेंटालिटी है लोगों की कि भाई कोई अगली लुकिंग लड़की है तो उसके लिए ऐसा ही वर सही है। तो भोली के भी किस्मत में ऐसे ही था। सो हर वेडिंग डे, सीधा कहानी आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है वेडिंग डे पे। वहां पे जो लड़का है ना, वो उसके पिता से कहता है कि मुझे दहेज चाहिए। उसके पिताजी कहते हैं कि जो भी कुछ था हमने दे दिया, अब इसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो अपनी पगड़ी उतार करके वर के कदमों में रख देते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। इस पर भोली अपने पिताजी को उठाती है और फिर वो क्या जवाब देती है, वो कहती है पिताजी मुझे विवाह नहीं करना, ऐसा लालची व्यक्ति से, कपटी व्यक्ति से मेरा विवाह मत करो जो जो लालच करता हो और विवाह केवल लालच के लिए कर रहा हो। तो वो मना कर देती है। और इस तरीके से वहां उसके अध्यापक वगैरह, सॉरी अध्यापिकाएं भी होती हैं जो भोली को बचपन से पढ़ाए होते हैं उस स्कूल में, और वो ये देखते हैं कि क्या ये वही भोली है जो कभी बोलते हुए हकलाती थी, रोज आती थी। अब ये इस भोली में ट्रांसफॉर्मेशन देखो, हाउ मच कॉन्फिडेंस ही हैज, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। तो इस तरीके से भोली दहेज के खिलाफ खड़ी हो जाती है और अपने पिता से कहती है पिताजी दहेज देने की जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति को जो केवल विवाह दहेज के लिए करना चाहता है, इंसानियत की खातिर नहीं कर रहा है। तो इससे अच्छा पिताजी मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी, उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूं, मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना है ना। कॉन्फिडेंस, और इस तरीके से अपने माता पिता को कॉन्फिडेंस में ले लेती है, उनका भरोसा जीत लेती है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, टीचरों का भी सेल्फ रिस्पेक्ट जीत लेती है, कॉन्फिडेंस जीत लेती है। एंड द स्टोरी प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, कहानी क्या बात कर रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं के उत्थान के बारे में बात कर रहा है। एंड एजुकेशन। तो भोली जो कभी बोलते हुए हकलाती थी, एक लाइन नहीं बोल पाती थी, आज भोली कैसे बोल पा रही? तुम बताओ। नहीं तुम बताओ, कमेंट में बताओ अभी। एजुकेशन की वजह से, है ना। एजुकेशन इज वन ऑफ द ग्रेट वेपन, सबसे बड़ा हथियार है। जी हाँ, शिक्षा। सच में मेरे भाई, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। चलो 4 बार बोलो, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। चलो, हाउ डिड एजुकेशन चेंज भोली? कैसे कैसे किया भोली को चेंज? मेकअप से, पार्लर से? नहीं ना,
शिक्षा से। हाँ ठीक है, क्या मेकअप, हाँ धुल दो तो, हाँ समझ गया। एजुकेशन गेव भोली कॉन्फिडेंस, क्या देता है, भोली को कॉन्फिडेंस देता है, एंड सेल्फ वर्थ, और खुद की कीमत का अंदाजा लगा पाती है, वो जान पाती कि मैं भी इंसान हूं। एंड हर टीचर्स, और उसके टीचर के नजरों में भी, जी हाँ टीचर के नजरों में भी वो अच्छा खासा स्थान जमा लेती है। सो हर टीचर्स एनकरेजमेंट, और उसके टीचर लगातार उसको एनकरेज करते हैं, मदद करते हैं, पढ़ने लिखने में समझाते हैं। एंड हेल्प हर ओवरकम फियर, और डर से ऊपर आने में उसके अध्यापक अध्यापिकाएं मदद करती है। शी बिकेम स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिजेक्ट इनजस्टिस, और वो इतना, नाम तो भोली है लेकिन भाई साहब छोटा बम बड़ा धमाका, तो वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीख चुकी है। ठीक है, भोली अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीख चुकी है, इनजस्टिस के खिलाफ, और जो यहाँ पे अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ उसने खड़ा होकर के भी दिखाया है बड़े अच्छे से, प्यारे बच्चों। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर प्रसाद? तो बिशंबर प्रसाद एक तो लंगड़ा भी है और शादीशुदा भी है, और उसके एक दो बच्चे पहले से जवान जवान है, तो ये सब से भोली को लेना देना नहीं है। भोली एक मिनट के लिए कहती चलो कोई नहीं यार, मैं भी तो कौन सी सुंदर हूं, कर लूंगी शादी। लेकिन जब वो उसका असली चेहरा भोली के सामने आता है, जब वो उसके पिता को अपने पैरों पे ले आता है सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर, दहेज की खातिर, तो भोली को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। सो बिशंबर डिमांडेड डावरी, क्या मांगता है, दहेज, है ना, एंड इंसल्टेड हर, और भोली का अनादर करता है, उसके पिता का अनादर करता है। शी रियलाइज्ड हर डिग्निटी, और फिर उसे अपने गरिमा पर ठेस लगता है, एंड वाज मोर इंपॉर्टेंट देन मैरिज, और वो कहती नहीं नहीं नहीं, मेरा स्वाभिमान ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे विवाह से। विवाह नहीं हुआ तो क्या होगा, तब भी जिएंगे, लेकिन विवाह से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वाभिमान है। स्वाभिमान गवा के विवाह किया तो क्या किया, मेरे प्यारे बच्चों आप भी स्वाभिमान गवा के विवाह मत करना, कर लोगे मुझे पता है। So her refusal showed courage and self respect, है ना, तो उसका ये जो रिफ्यूजल है उसके जज्बात को, उसके हिम्मत को, इन चीजों को दर्शाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द बुक दैट सेव्ड अर्थ, वो पुस्तक जिसने पृथ्वी की रक्षा की, पृथ्वी को बचाया। जानना चाहते हो कौन सी पुस्तक थी वो, चलो। सो द स्टोरी इज ह्यूमरस, कहानी जो है थोड़ा सा मजाकिया है। प्ले है अबाउट मार्टियंस के बारे में, प्लानिंग टू अटैक अर्थ, जो लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं पृथ्वी पर हमला करने की। एंड दे मिसअंडरस्टैंड अ बुक, और वो एक बुक को गलत समझ लेते हैं, और जो कि एक नर्सरी क्लास की बुक है, ऑफ अ नर्सरी राइम्स, हाँ नर्सरी क्लास की राइम्स की बुक है। थिंकिंग इट कंटेन्स पावरफुल सीक्रेट्स, और मार्टियंस क्या सोचते हैं, इस किताब में कुछ शक्तिशाली चीजें, कुछ छुपी हुई रहस्य। दे कैंसल द इन्वेजन, और वो कैंसिल कर देते हैं कि पृथ्वी पे हमला नहीं करेंगे। अर्थ इज सेव्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, और पृथ्वी केवल और केवल गलतफहमी की वजह से बच जाती है, एंड ह्यूमर, और मजाक की वजह से। सो द प्ले शोज द पावर ऑफ लिटरेचर, तो ये जो प्ले है अपने आप में साहित्य के महत्व को समझाता है और कल्पना के महत्व को समझाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, डोंट बी पैनिक एट ऑल। सो हाउ वाज अर्थ सेव्ड, पृथ्वी कैसे बचता है मार्टिन के अटैक से, वही नर्सरी वाली राइम्स है। एंड दे मिसअंडरस्टूड द नर्सरी राइम्स एज कोडेड, उसके अंदर कोडेड मैसेज थे। दे फियर्ड अर्थ पार एंड डिसाइडेड नॉट टू अटैक, और फिर वो सोचते भैया पृथ्वी पर हम अटैक नहीं कर पाएंगे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ सेव्ड अर्थ, और इस वजह से पृथ्वी बच जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द प्ले, क्या संदेश है। So the play shows that knowledge and books are powerful. ये बात तो तय है। प्ले क्या दिखाता है भैया, नॉलेज और बुक्स बहुत शक्तिशाली है, एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन कैन चेंज डिसीजन, और ये चीज, ये कहानी हमें ये भी बताता है किस तरीके से गलत फहमी जो है, कई बार गलत फहमी हो जाए तो चीजों की व्याख्या गलत ढंग से होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से वीडियोस ला रहा हूं, और आप इसे लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।